हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्नों की संग्रह, जो पूरी व्याख्या सहित आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो इसी क्रम में चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है कम्युनल अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। तो इसमें जो राइट आंसर इसका होगा कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इनके सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा मुसलमान एवं सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। उसके साथ ही दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। और दलित वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के समर्थन में डॉक्टर अंबेडकर साहब भी आए, लेकिन गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध अपना प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया यरवदा जेल में ही। तो इससे गांधी जी काफ़ी खिलाफ थे इस निर्णय से। उन्होंने ये सोचा कि ये हिंदुओं को बांटने का एक अलग नुस्खा हो सकता है अंग्रेज़ों का, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था यरवदा जेल में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्युनल अवार्ड के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, डीवी कालेलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। तो इनके बारे में जानते हैं। दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसी को हिंदी में अखिल भारतीय दलित वर्गों का संघ बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। पूना समझौता का संबंध था। ऑप्शन है दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से, ऑप्शन 2 अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों से, ऑप्शन 3 सामाजिक सेवा से, और ऑप्शन 4 है आर्थिक विकास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से, ऑप्शन नंबर 1। जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य में सितंबर 1932 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पुणे समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? ऑप्शन देखते हैं भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी। तो इसमें पूछा गया है कि पुणे समझौते पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसमें देखते हैं सितंबर 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उस पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग की ओर से और पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने हिंदू जाति की ओर से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर साहब ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने साइन नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, चौथा सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव।
इसके बारे में जानते हैं। जो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही इन्होंने किया था, कांग्रेस से अलग नहीं किया था। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे, तथा जो इसके महासचिव बने थे वो जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। तो जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी इसका गठन हुआ था 1931 में। किसने किया था वो देखेंगे, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंदन मिश्र आदि लोगों ने मिलकर के इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिसके सदस्य जयप्रकाश नारायण भी थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से भी जाना जाता था। 1998 ईस्वी में मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थीं? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती कादम्बिनी बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, इनके बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए जो कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। इन्होंने सितंबर 1916 में ही मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर, देशी राज्यों के प्रति नीति पर, केंद्र सरकार के प्रति रुख पर, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उसके बारे में जानते हैं। इस विवाद के कारण जो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था और मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? मतलब जो 1886 का अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज इवले। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये तो थे नहीं, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में भी जानते हैं। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। 1895 पूना में, जो पुणे का अधिवेशन हुआ था 1895 में, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और 1902 में जो अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था।
लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे। पहला कलकत्ता में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। तो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1893 में लाहौर में किया था। और तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। जॉर्ज यूलेज का जो कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता थी वो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1886 में पूछा है तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 1884-88 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने यह कहते हुए मजाक उड़ाया था, उपहास किया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण के दौरान गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 में तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना किया था। और होम रूल लीग का क्या अर्थ होता है? तो अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत जो स्वायत्तता प्राप्त करना होता है वही होम रूल लीग होता है। होम रूल लीग से क्या समझते हैं आप? अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? तो 6 वर्ष के कारावास की सज़ा ये मिली थी बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें देखते हैं जो केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी, केसरी जो इनकी मराठी पत्रिका थी, इसमें वर्णित जो लेख थे इनके, इसके फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया गया। और जून 1908 को ही 6 वर्ष का कारावास मांडले जेल जो बर्मा यानी कि म्यांमार में है में कैद कर दिया गया। कारावास में ही इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज एवं गीता रहस्य नामक पुस्तकें की रचना किया था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति थी असहयोग, राजवामबंध्य, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो इसमें देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजवामबंध्य। तो राजवामबंध्य क्या होता है? यह पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। जो नरम दल के नेता थे उनकी ये प्रमुख रणनीति थी, जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजवामबंध्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम जानेंगे तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी था और 1946 में इन्होंने मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जेबी कृपलानी कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का गठन भी जेबी कृपलानी ने किया था और विजिल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने ही निकाला था। विजिल नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला था? जेबी कृपलानी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने हरिपुरा, जो गुजरात में स्थित है, की अधिवेशन की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में किया था और यह 52वां अधिवेशन था। पूरे अधिवेशन का जो क्रम था 52, यानी कि 52वां अधिवेशन था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, कराची 1931 ईस्वी, लॉर्ड वेलिंगटन, मुंबई 1915 ईस्वी, लॉर्ड डफरिन, मुंबई 1885, लॉर्ड होर्डिंग, लखनऊ 1916। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में जो गवर्नर ने भाग लिया था वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन 1915, मुंबई 1915। तो कांग्रेस के 31वां अधिवेशन था, वो 31वां अधिवेशन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और इसका आयोजन 1915 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। इस समय बम्बई का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेलिंगटन ही था, इसलिए वो उस अधिवेशन में भाग ले सका। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय पूछा जाए किस दल के नेता थे तो लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। चलते हैं दोस्तों आगे। प्रश्न नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ईओ ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो लोकमान्य तिलक जी को अशांति का जनक जाना जाता है। तो ये किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि तिलक अशांति का जन्मदाता है। इसी विषय पर बाल गंगाधर तिलक जी ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था, लेकिन उसी केस में तिलक जी हार गए थे। चलते हैं वो इसका तो राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1885 में, वर्ष 1886 में, वर्ष 1887 में, वर्ष 1888 में। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1885 में। इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1885 में। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ ह्यूम द्वारा किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नामकरण था वो दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर नामकरण किया गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि आज के कंटेंट आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।